नेक्स्ट पॉइंट आया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्लेस की प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेस को भी किसने दूर कर दिया, कॉमर्स ने इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया। जैसे कि कॉमर्स जो है वो रिमूव कर दे रहा है दिस हिंड्रेंस को बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉमर्स प्रोवाइड क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो जिस जगह पे सामान की ज़रूरत है वो सामान वहाँ पहुँच जाता है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी दूर हो गई। नेक्स्ट हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे विंटर वेकेशन में क्या चाहिए, विलन क्लोथ चाहिए, समर में क्या चाहिए, समर क्लोथ चाहिए, है ना। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हर सामान अपने ही टाइम पे तो ज़रूरत है ना। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम आ रही थी, प्रॉब्लम ऑफ टाइम आ रही थी, इसको भी कॉमर्स ने दूर कर दिया। कैसे, कॉमर्स ने वेयर हाउस प्रोवाइड करवा दिया, मतलब एक स्टोरेज हाउस प्रोवाइड करवा दिया। अब वहाँ पर सामान सारे स्टोर हो जाते थे। जैसे मान लीजिए हमको पीस चाहिए, मटर चाहिए, तो गर्मी में मटर तो नहीं मिलती, लेकिन तब भी अब प्रोवाइडेड होती है। कैसे, क्योंकि उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, और फिर जिसको ज़रूरत होती है मटर पनीर गर्मी में खाना होता है तो वो आराम से गर्मी में मटर पनीर खा लेता है। तो दिस इज़ हिंड्रेंस ऑफ टाइम। प्रॉब्लम ऑफ टाइम इज रिमूव बाय कॉमर्स। तो कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स इन वेयर हाउस अंटिल दे आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स, जब तक ये कंज्यूमर्स को बिक नहीं जाए तो ये वेयर हाउस में रखे रहेंगे। देन हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, उसके बाद क्या आया, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क आया। तो कॉमर्स रिमूव दिस रिस्क बाय लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा बाय मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क आती थी, लोग सोचते थे कि हम इतना सामान बना तो रहे हैं, नहीं बिका तो, चोरी हो गया तो, कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉमर्स ने ये वाली प्रॉब्लम भी दूर कर दी, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क की प्रॉब्लम भी कॉमर्स ने क्या करी, दूर कर दी। कैसे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा के। देन हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस आई। फाइनेंस मतलब पैसे की प्रॉब्लम। अब प्रोड्यूसर सोचते थे हम बनाने को तो तैयार है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस आ रही थी। तो कॉमर्स ने ये भी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। कैसे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के। तो आपको यही लिखना है कि हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, तो कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू बैंकिंग। बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस भी क्या हुआ, दूर हो गया। देन हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, उसके बाद क्या आ गया, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अगर हम हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है ना, कंज्यूमर जो है अनअवेयर है, उसको पता नहीं है कि हमें प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। अब मैगी है, मैगी नहीं पता हम लोग को कैसे बनानी है। ऑल दो आप सबको पता है मैगी बनती कैसे, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी कंज्यूमर को नहीं पता तो वो कैसे बनाएगा। तो वो ऐड में दिखाते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी तैयार, पैकेट खोलो, गर्म पानी में डाल दो, बन जाएगी मैगी। तो देख के ऐड सारा प्रोसीजर समझ आ गया, उसी तरह से हमने बना भी लिया प्रोडक्ट, उसी तरह से सामान बन के तैयार भी हो गया। तो ये कैसे पता चला, एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट देखा और ये बात पता चल गई। तो जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है ना, नॉलेज की प्रॉब्लम आती थी तो कॉमर्स ने कहा अच्छा ये भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी हम दूर कर देते हैं, हम एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, प्रोडक्ट के पीछे लिख देते हैं कि ये प्रोडक्ट को, कभी सूप ले लीजिए और देखिए सूप के पीछे लिखा होता है कि इतना, इतने लीटर पानी में इतनी देर में डालना है, इतना बॉयल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से लिखती है कि जो कंज्यूमर अनअवेयर है ना, जिन्हें पता नहीं है, तो वो ये पैकेट पढ़ के उन्हें आइडिया हो जाए। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज जो हो रही थी ये एडवर्टीजमेंट से ही दूर हो गई। तो इट रिमूव दिस इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 6 हम लोग ने पढ़ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं और कॉमर्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, कॉमर्स की क्या क्या ब्रांचेस है। जैसे पेड़ की ब्रांच होती है वैसे कॉमर्स की भी ब्रांच है। तो कॉमर्स की 2 ही ब्रांच है। कौन कौन सी 2 ब्रांच है, पहली है ट्रेड और दूसरी क्या है, एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या जो हेल्प करती है ट्रेड में, सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको हम कह सकते हैं। तो पहला तो ट्रेड हो गया। तो ट्रेड के अंदर डोमेस्टिक ट्रेड आएगा, फॉरेन ट्रेड आएगा। डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स जो ट्रेड विद इन द कंट्री होता है,
जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री से इंडिया है ये, तो इंडिया के अंदर ही जो ट्रेड हो रहा है उसी को हम कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। अब ये ट्रेड जो है, जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है ना ट्रेड, इसके 2 टाइप के हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? पहला होलसेल ट्रेड हो गया और दूसरा रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड जब बल्क में सामान खरीदा बेचा जाए, और रिटेल ट्रेड जब कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली प्रोवाइड करने की बात की जाए, तो ये रिटेल ट्रेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्स टू ट्रेड, सॉरी ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड के बाद आएगा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जब ट्रेड होगा आउटसाइड द कंट्री, इंडिया वाले ट्रेड करेंगे अमेरिका वालों से, तो ये क्या कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड होगा। फॉरेन ट्रेड कौन कौन से हो गए? इंपोर्ट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, देन एक्सपोर्ट सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, देन एंट्री पोर्ट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री and sell the same goods to another country is called entry port. Aids to trade include transport, warehousing, banking, ये जो इंश्योरेंस, देन एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग। तो ये सारी जो है एड्स टू ट्रेड के पार्ट हैं। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में ये सारे एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ करना क्या है, कॉमर्स का इंटर रिलेशनशिप देख लेते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कॉमर्स जो है ये प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो कॉमर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप्ड। कॉमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है? खाली प्रोडक्शन करना, और कॉमर्स का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इंडस्ट्री वालों ने सामान बना लिया और कॉमर्स वालों को सामान क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हुआ ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कॉमर्स तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप, और बिना कॉमर्स के इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं हो सकती। इंडस्ट्री अलोन कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी से हम लोग देख रहे हैं कि एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देन इंटर रिलेशनशिप में पहला पॉइंट दिया हुआ है ट्रेड का मतलब। अब देखिए छोटे छोटे से वर्ल्ड हैं, अब इन छोटे छोटे से वर्ल्ड की मीनिंग अगर आपको एकदम क्लियरली है तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में बता सकते हैं। देखिए आप लोग खुद ही सोच के बोलिए कि ट्रेड क्या हो सकता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है। अब पता सबको है, ऐसा नहीं कि पता नहीं, बट फॉर्मली लिखने में थोड़ा सा लगता है कि क्या होगी इसकी मीनिंग। तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेड का क्या मतलब हो गया? जहाँ पर हम लोग सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं उसी को कहते हैं ट्रेड। ट्रेड रिफर्स टू, ट्रेड में क्या क्या आता है? सेल आता है, ट्रांसफ़र आता है और एक्सचेंज आता है। ट्रेड रिफर टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। और ये क्या है? ये है पार्ट कॉमर्स का। देन कॉमर्स इन्वॉल्व ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? कॉमर्स में ट्रेड आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। देन फिर उसके बाद देखिए हमने कैसे लिखा है, पहले आपको इंडस्ट्री की, ये ट्रेड की मीनिंग पता हो गई 2 लाइन में, उसके बाद एक कॉमर्स की मीनिंग हो गई, अब इंडस्ट्रीज़ की मीनिंग लिखी हुई है। तो पहले सबकी मीनिंग पता हो जाएगी और फिर उसी पे तीनों चीज़ का रिलेशनशिप है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रीज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स का। इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है गुड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कॉमर्स। इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कॉमर्स है। कॉमर्स, इंडस्ट्री तो वही सामान बनाता है जो कॉमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो मीनिंगलेस है विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थ्रू कॉमर्स। मान लीजिए अगर सामान डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो यूजलेस हो जाएगा ना। तो सामान वही बनाओ जो सामान बिके, मार्केट रिसर्च करके चाहे बनाना पड़े। देन उसके बाद क्या है कि ये जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री जो है ये बैकबोन है कॉमर्स की। इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स सर्व एज द लाइफ लाइन ऑफ द इंडस्ट्री। और ये जो कॉमर्स है ये लाइफ लाइन है इंडस्ट्रीज़ की।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स जो है वो सर्व एज अ लाइफ लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, एक बैकबोन है तो एक लाइफ लाइन है। इंडस्ट्री अगर बैकबोन है कॉमर्स की, तो कॉमर्स क्या है, लाइफ लाइन है इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है ये प्रोवाइड क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय मेंटेनिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ट्रेड एंड कॉमर्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड और कॉमर्स दोनों ही जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्रीज़ को। क्यों और कैसे, इसलिए कि ये लोग ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे एक स्मूथ फ्लो जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान आराम से पहुँचे, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर बना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। अगर एग्ज़ाम में आया व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, आईसीटी का क्या कंपैरिजन है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का कंपैरिजन आए उसकी मीनिंग लिखना है आप लोगों को। मीनिंग पता है, बस फॉर्मली जो है इसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है, टेबल बना के मीनिंग लिख दिया। मीनिंग में क्या है, इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग क्या है बताइए। इंडस्ट्रीज़ मीन्स जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन, reproduction, processing and construction of useful products is called industries. Then what is the meaning of commerce? Commerce means activities concerned with distribution of product to consumers. ये जो कॉमर्स है ना, यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ आती है जो कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं आएगा, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा खाली। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो ये काम किसका हो गया, कॉमर्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रेड। तो ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज इन्वॉल्व इन ट्रेड या इज इंक्लूड इन ट्रेड। ये तीनों चीज़ की मीनिंग हो गई। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया सी फॉर कैपिटल। ठीक है, ऐसे जो है निमोनिक्स भी बना सकते हैं आप। एम फॉर मीनिंग, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रिस्क, सी फॉर क्लासिफिकेशन एंड ओ फॉर ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो एम सी आर सी ओ, एम सी आर सी ओ। ठीक है, ये हो गया, और कुछ मत सोचिएगा, ये बन गया आपका एक। इस तरह से याद हो जाएगा कि पहले तो मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद कैपिटल लिखनी है, कैपिटल के बाद क्या आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, रिस्क के बाद है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद ओनरशिप। अब बताइए मीनिंग ऑफ, ये कैपिटल मीनिंग तो हो गई ना, अब कैपिटल बोलना है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लगती है और कॉमर्स और ट्रेड में कैपिटल कम लगती है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। तो यही लिखा भी है, इंडस्ट्री में जनरली लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देन सेकेंड वाले में कॉमर्स में कंपैरेटिवली लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। एंड थर्ड कैपिटल रिक्वायर्ड टू कीप स्टॉक। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में सिर्फ कैपिटल उतनी ही चाहिए कि जितने में हम स्टॉक को क्या कर सके, बचा सकें, अपने सामान को रख सकें स्टॉक में, इतने ही कैपिटल चाहिए कि एक फ्लो चलता रहे कंटिन्यूसली। रिस्क, थर्ड पॉइंट इज रिस्क। जहाँ पर ज़्यादा पैसा होता है वहीं पर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है तो वहाँ पर भी रिस्क कैसा है, ज़्यादा है। तो ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज़ और कंपैरेटिवली लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है कॉमर्स में एंड ट्रेड में। देन क्लासिफिकेशन। अब इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स कौन कौन से थे, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये किसके टाइप्स थे, ये इंडस्ट्रीज़ के थे। कॉमर्स के कितने ब्रांचेस थे, कॉमर्स के टाइप्स कितने थे, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देन ट्रेड के कितने टाइप्स थे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन, ईजिली आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में। देन ओनरशिप और कंट्रोल। अब इंडस्ट्रीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट
तो ओनरशिप या मैनेजमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में होगा, तो यहाँ पे लिखिए बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। देन कॉमर्स मर्चेंट्स कंट्रोल करते हैं, तो बाय मर्चेंट्स बिजनेसमैन। देन थर्ड ट्रेडर्स हो गए, बाय ट्रेड कौन कंट्रोल करेगा, ट्रेडर्स कंट्रोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री है, फिर ट्रेड है, फिर कॉमर्स है। तो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन ट्रेड, ट्रेड डिपेंड ऑन कॉमर्स, कॉमर्स डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिपेंड ऑन ट्रेड। तो ये साइकिल है, हर एक बंदा दूसरे पे भी डिपेंड है, ये इंटर रिलेशनशिप है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड की। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी। क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में एंड कंपनी में? देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, एक बार उसको समझ लीजिए, पूरी मीनिंग हमेशा क्लियर रहेगी आपके दिमाग में। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव। और जो सारे उन ग्रुप ऑफ पर्सन का ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सबका मकसद क्या होता है, एक ही होता है, सबका गोल क्या होता है, एक ही होता है। तो ये क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं और सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक है, गोल को अचीव करना। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ये है सबका ऑब्जेक्टिव। देन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वर्क इन कोऑपरेशन, ये लोग कोऑपरेशन में काम करते हैं टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि जो ये ऑब्जेक्टिव है ना, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन दिस वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग मेंबर्स हु कम्युनिकेट विद वन अनदर। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि आपने इतना काम कर लिया, अच्छा, आपने इतना काम कर लिया, अच्छा। तो ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं एंड विद वन अनदर, ताकि काम जल्दी हो, अच्छे से हो, कोऑपरेशन से हो। जेम्स डी मोनिया जी ने क्या कहा है, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फॉर्म है एवरी ह्यूमन एसोसिएशन का, हर ह्यूमन एसोसिएशन का फॉर्म है, जहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन मीन्स जहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस लोग अपने हाथ मिलाते हैं, एसोसिएशन होती है। और किस वजह से ये लोग हाथ मिला रहे हैं, टू अटेन अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो पाए इजली। अब देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी की मीनिंग जान लेते हैं। कंपनी भी एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, कंपनी में भी बहुत सारे पर्सन्स जो हैं काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तो कंपनी के मेंबर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्ड्स टू अ कॉमन स्टॉक। सबने इन्वेस्ट किया पैसा, और वो जो पैसा है वो कॉमन पर्पस के लिए इन्वेस्ट होगा, जिसमें सबकी रजामंदी होगी, जो सब लोग चाहेंगे कि हाँ ठीक है ये चीज़ सही है, इसी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी एसोसिएशन होती है पर्सन की, जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्ड्स टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। ठीक है, देन कंपनी इज़ अ लीगल टर्म, कंपनी क्या है, लीगल टर्म है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। कंपनी एक लीगल टर्म है, क्यों, क्योंकि इसकी ये क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। कंपनी एक लीगल टर्म है और ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। देन कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, दिखती नहीं है, और ये इंटेंजिबल होती है। जो लाइबिलिटी है मेंबर की यहाँ पर जनरली लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। लाइबिलिटी जो है मेंबर की ये लिमिटेड होती है, जैसे मान लीजिए हमने 10 रुपये का शेयर लिया है कंपनी का, कंपनी का 10 का शेयर लिया, तो 6 रुपये अगर इन्वेस्ट दे दिया है कंपनी को, 4 रुपये के लिए तो भी हम और लाइबल हुए, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 ही रुपये और देंगे, उसके अलावा 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो लाइबिलिटी कैसी होती है मेंबर्स की कंपनी में, लिमिटेड होती है। फिर उसके बाद इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, और डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो डायरेक्टर होते हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर्स के।
मान लीजिए कंपनी है और कंपनी के पास क्या है, मेंबर्स हैं। ये सारे कौन है, ये सब मेंबर हैं कंपनी के हैं। अब इन्हीं मेंबर्स में कुछ मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा, जैसे ये दोनों मेंबर को इलेक्ट कर दिया गया कि आप में से कोई एक जो है बोर्ड की मीटिंग में पार्ट ले सकता है। तो अब वोटिंग होगी, जिसके पास ज़्यादा वोट आएंगे वो जो है बोर्ड का मेंबर बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी है ना, जो इनके डायरेक्टर जो होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके, मेंबर्स के। नेक्स्ट अब आ गई फर्म, लास्ट टर्म और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। फर्म क्या होता है? फर्म इज़ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु कैरी ऑन सम बिजनेस। फर्म जो है ये एक इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कैरी करते हैं कुछ बिजनेस को। फर्म कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। देन प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप जो हो गए, क्या होते हैं, ये नॉन लीगल एंटिटीज़ होता है। तो कंपनी और फर्म में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है ये नॉन लीगल एंटिटीज़ है एंड हैव नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम देयर मेंबर्स, और इनकी कोई एग्जिस्टेंस अलग से नहीं है। देन कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी, और कंपनी कैसी है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है एंड हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अलग है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर। ये दोनों डिफरेंस है फर्म और कंपनी में कि कंपनी तो लीगल होती है और फर्म मगर लीगल नहीं है। और इसकी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी अलग से क्या है, एक एग्जिस्टेंस है।